हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे थे आई दृष्टि और घटनासार, जो हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स कवर किए थे करंट अफेयर्स के। चाहे वो घटनासार की आपने 6 मंथ की पढ़ी हो मेरे साथ, या फिर आई दृष्टि की आपने पूरी 1 साल की पढ़ी थी, जो आंख वाली मैगजीन आई थी अभी सितंबर लास्ट तक का पूरा कवर किया 2024 का। और ये आपके साथ साथ जो आपका यूपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, या फिर आपकी समीक्षा अधिकारी है, इन तीनों ही एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चला रहा हूं मैं। अभी मैं 1000 एमसीक्यूज की सीरीज चला रहा हूं, जो पूरी तरीके से करंट अफेयर्स पे बेस्ड होगी। अगर आपने मेरी करंट अफेयर्स की हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स को पढ़ा है और उसके बाद अगर आप इसको पढ़ते हैं 1000 एमसीक्यूज को, तो ये समझ लो कि करंट अफेयर्स की सारी समस्या आपकी दूर हो गई। तो इसी कैटेगरी में हम लोगों ने 2 क्लासेस कंप्लीट की थी, जिसमें 147 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, क्योंकि एक साथ कंप्लीट करना मुश्किल होगा। तो आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 148 से। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 13,400 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, उसी को ज्वाइन करना है, किसी भी फेक चैनल को नहीं करना है। यूट्यूब पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे 145 क्वेश्चन तक। आज हम पढ़ेंगे 146 से। क्या कह रहा है? स्वयं प्लस पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वयं प्लस क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस पोर्टल को शुरू किया। पहले तो पूछा जा रहा है क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस पोर्टल को शुरू किया है। सेकंड, अगर आप देखोगे, इसका उद्देश्य है कि कॉलेज के छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं। और स्वयं प्लस पोर्टल का संचालन आईआईटी मद्रास के द्वारा किया जाएगा। इस करंट अफेयर्स में सामान्यतः आपको प्रतियोगिता दर्पण, घटनासार, आई दृष्टि, क्रॉनिकल, न्यूज़पेपर, द हिंदू, अलग अलग जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, इन सभी प्रश्नों का समावेश देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनके जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें मैक्सिमम स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपको सही बातें यानी कि जो सही फैक्ट होते हैं वो याद होते चले जाए, रॉन्ग वाले फैक्ट आपको ज़्यादा याद नहीं करने पड़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोक्लेमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति है। जो हेड सील्ड समुद्री स्लग होते हैं उनकी एक ये नई प्रजाति होती है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट पर खोजी हुई समुद्री हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति की खोज की, जिसका नाम ये रख दिया गया, द्रौपदी के नाम से रखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 148 को। अगर हम लोग देखते हैं, पीएम मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो सुदर्शन ब्रिज आपके गुजरात में हुआ है, द्वारका के समीप। पीएम मोदी ने गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे 2.32 किलोमीटर केबल आधारित पुल सुदर्शन हेतु का उद्घाटन किया है। अब आप कहोगे सर, इससे लंबे पुल भी तो हमने देखे हैं, लेकिन वो आपने हाईवे पे देखे होंगे या नेशनल हाईवे के तौर पे देखे होंगे। जैसे समुद्री पुल की अभी हम बात कर रहे थे, जिसको अटल टनल के नाम से भी जाना गया, मतलब अटल टनल लेन कहा जाता है ना, जो नहावा शुवा मुंबई वाला जो है, तो वहां पे हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, केबल आधारित यानी कि जो वायर पे आधारित होता है, इसको देखना है। यूट्यूब पे जाके या फिर आप गूगल पे विजिट करोगे तो एक बार इमेज आप अगर देख लोगे उसकी, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, ये प्रश्न इससे संबंधित है। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये हो जाएगा हरियाणा में। ध्यान देना कि ऐसे बहुत से ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट लगे हुए हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, और अलग अलग कंपनियों के द्वारा लगाए गए हैं। चाहे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लगा दिया या एनटीपीसी ने लगा दिया, तो अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो स्टेनलेस स्टील होती है ना, उस सेक्टर में सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया है? हरियाणा में लगाया गया है। तो ये आपको सेक्टर पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये जो पहला ऑफ ग्रिड हरित हाइड्रोजन संयंत्र और रूफटॉप तथा फ्लोटिंग सोलर वाला विश्व का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र बन जाएगा। इस तरीके से ये पूरा कहाँ पे स्टैब्लिश होगा? तो हरियाणा में होगा। नेक्स्ट है, भारत ने 10 मार्च 2024 को नई दिल्ली में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA, जिसके लिए भारत लगातार पिछले 16 सालों से संघर्ष कर रहा था कि किसी भी तरीके से हमें यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का क्या मिल जाए, एक राइट मिल जाए, यानी एक अधिकार मिल जाए, के साथ व्यापक एवं आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, टेपा के नाम से। और इस समझौते के तहत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देश भारत में $100 अरब का निवेश करेंगे। अब इससे संबंधित मैंने आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चन भी पढ़ाया था। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखोगे, सही विकल्प
तो यहाँ पर देखोगे कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि यहाँ पे 4 देश यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत जो 4 महत्वपूर्ण देश हैं उनके साथ अभी यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है और उन 4 देशों में स्विट्जरलैंड सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हालांकि 2 छोटे-छोटे देश भी हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन बताना है, क्योंकि अगर आपने आई दृष्टि मेरे साथ कंप्लीट की होगी तो वहाँ पे मैंने इसको डिस्कस भी किया था और ये भी बताया था कि ये जो चारों देश हैं अगले 15 वर्षों तक, अगले 15 वर्षों में 100 जो अरब डॉलर है उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में, जो अलग अलग सेक्टर में हो सकते हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हो सकते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में हो सकते हैं, अलग अलग सेक्टर में होंगे। लेकिन वो 4 देशों से ही अभी शुरू किया गया, पूरे यूरोपीय यूनियन से नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। 28 देशों से नहीं बल्कि 4 देशों से। उन 4 देशों का नाम जरूर याद कर लेना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, चलो ये भी इजी हो गया आपके लिए, हालांकि मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 4 यूरोपीय देशों, जिसमें आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टी.एम. कृष्णा जी को। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार थोदुर मधुबासी कृष्णा, ये इनका पूरा नाम है, टी.एम. कृष्णा जी का। इनको 2024 के लिए संगीत कला निधि विजेता के रूप में चुना गया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, सरस्वती सम्मान पढ़ते हैं, व्यास पुरस्कार पढ़ते हैं, बिरला पुरस्कार पढ़ते हैं, ठीक इसी तरीके से संगीत कला निधि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने दांडी मार्च की 94 वर्षगांठ के अवसर पर किस राज्य में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो ये गुजरात में, क्योंकि जब महात्मा गांधी जी भारत आए थे और उन्होंने गुजरात में जो सबसे पहला आश्रम खोला था उसको कोचरब आश्रम के नाम से जानते हैं। हालांकि फिर उन्होंने उसको छोड़ के साबरमती आश्रम को ओपन किया और साबरमती आश्रम से ही अपनी पूरी की पूरी जो है कि आंदोलन की रणनीति को अंजाम दिया। तो आप लोगों ने भी जनरली साबरमती आश्रम तो पढ़ा होगा, लेकिन कोचरब आश्रम नहीं पढ़ा होगा। जनरली किताबों में भी बहुत रेयर ही देखने को मिलता है, लेकिन यही वो आश्रम था जो सबसे पहले गांधी जी ने ओपन किया था। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है कि कोचरब आश्रम की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 में की थी और यह भारत में उनके द्वारा स्थापित पहला ही आश्रम था। आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर देना दोस्तों, साथ ही साथ चैनल पे हो तो पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हो और साथ ही साथ आप हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स को भी परचेस कर सकते हो, जिसपे दिवाली ऑफर चल रहा था पिछले लगातार 4 दिन से, सैटरडे से चल रहा था और आज वेडनेसडे को 9 AM पे क्लोज होना था। लेकिन अगर आज भी आप जो है कि 12-1 बजे से पहले पहले अगर आप मैसेज करोगे तो ऑफर आपको मिल जाएगा। सारी डिटेल वीडियो के नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहां पे आपको मिल जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 153। चर्चित पुस्तकें हैं और लेखक, जैसे कि सीजन्स ऑफ लव, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भैया ये तो सही है, मोहन कुमार की है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक श्रीधरन पिल्लई की है। वसुधैव कुटुंबकम डॉक्टर अनिल अग्रवाल की नहीं है, बल्कि ये आपको देखने को मिलेगी, नहीं ये सही है, वसुधैव कुटुंबकम डॉक्टर अनिल अग्रवाल। ये चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा। द कॉन्स्पिरेंसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, ये आपके महिंद्रा राजपक्षे की नहीं है, बल्कि ये आपके लेखक वहाँ के गोटबाया राजपक्षे जी की है। द कॉन्स्पिरेंसी टू द आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, कहने का मतलब है कि जो अभी राष्ट्रपति शासन के खिलाफ जो है कि तख्ता पलट किया गया था श्रीलंका में, उसी के संबंध में ये पुस्तक लिखी गई है, गोटबाया राजपक्षे ने लिखी थी। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ मिलान करना है आपको, जैसे योजनाओं के नाम है और आपको देखना है किस राज्यों में इन योजनाओं को शुरू किया गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे निंगल नालमा योजना तमिलनाडु की हो जाएगी, महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ की हो जाएगी, इंदिराम्मा आवास योजना तेलंगाना की हो जाएगी और विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड की हो जाएगी। तो ये विधवा पुनर्विवाह योजना भी मैंने आपको पढ़ाया था कि झारखंड में जो भी विधवाओं के साथ विवाह करता है तो उसको कुछ धनराशि भी प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है, साथ ही साथ उससे उन महिलाओं का भी जीवन सुधर जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो भुवनेश्वर में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेट केंद्र का उद्घाटन किया था। लेकिन अब वर्तमान में ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नवीन पटनायक जी की सरकार नहीं है और वहां पे मोहन मांझी जी, कौन? मोहन मांझी वहां के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो महाराष्ट्र भैया। महाराष्ट्र ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदने का फैसला किया है, जिससे वहां पे टूरिज्म को और भी ज्यादा डेवलप किया जा सकेगा।
भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा हो गया? तो मॉरिशस हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने आगालीगा द्वीप में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला मॉरिशस पहला देश बन गया। जैसे भारत में भी आप देखोगे कई सारे मेडिकल स्टोर ऐसे होते हैं जो लिखा होता है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जहाँ पे सिंपली क्या होता है, बहुत सारी दवाइयाँ आपको लगभग 50 to 60% डिस्काउंट करके मिल जाती हैं, जो कि वही दवाइयाँ आप प्राइवेट मेडिकल पे खरीदने जाते हो तो आपको 10% के डिस्काउंट में केवल मिलती है, बहुत जाएगा 15%। तो कई बार आप लोगों को प्रेफर किया था कि भाई प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दवाइयां खरीदिए, वहां पे सस्ती मिलेंगी दवाइयां, जबकि वही सेम क्वालिटी वही सेम क्वांटिटी में मिलती है। तो इसी तरीके से ये जो योजना थी जो भारत सरकार की थी, इसको मॉरिशस में भी लॉन्च कर दिया गया और इस प्रकार की योजना लॉन्च होने वाला मॉरिशस पहला देश बन गया है। समझ में आ गया प्रश्न आपको? आगे देखते हैं 158 देख लेते हैं। देश के अग्रणी निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माता कंपनी अडानी डिफेंस एरोस्पेस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइलों के उत्पादन के लिए समर्पित 2 सुविधाएं शुरू की हैं। ध्यान से समझना कि वैसे तो उत्तर प्रदेश में 3 शुरू की गई हैं, लेकिन 2 कानपुर में है और 1 लखनऊ में ओपन की गई थी। ये मैंने आपको पढ़ाया था आई दृष्टि करंट अफेयर्स में, मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि यूपी स्पेशल से रिलेटेड मैंने हर एक फैक्ट को कवर किया था। मैंने बताया था कि इसमें 3 केंद्र खोलेगी अडानी डिफेंस एरोस्पेस, जिसमें 1 लखनऊ में खुलेगा और 2 आपके कानपुर में खोले जाएंगे। तो यहाँ कानपुर में पूछ रहा है। इनका अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 26 फरवरी 2024 को बालाकोट के हवाई हमले ऑपरेशन बंदर की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पे किया। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला ही सही होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे इसकी व्याख्या अगर आगे देती है, नहीं दिया है। चलो वहां पे नोट्स में मेरे आप पढ़ लोगे वहां पे कि किसने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? मतलब कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो तमिलनाडु में। मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि हमारा सरकारी एक तरीके से कह सकते हो कि पहला स्पेस भेजने का जो है कि लॉन्चर पैड है, कि जहां से हम किसी भी मिसाइल को, किसी भी जो है कि सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। लेकिन केवल एक स्पेस पोर्ट होने की वजह से बहुत सारा बर्डन हो जाता है उस पर। इसरो के बहुत सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, इसरो के जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं, वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया, एक और जो है कि डेवलप किया तमिलनाडु में। हालांकि अगर मैं प्राइवेट वाले की बात करूं तो याद आ रहा होगा आपको, मैंने एक अग्निकुल का जो बाण का था मैंने पढ़ाया था कि धनुष नाम से एक प्राइवेट भी स्पेस पोर्ट है, जहां पे सारे प्राइवेट एजेंसीज क्या कर सकती हैं कि अपने द्वारा भेजे गए जो सैटेलाइट है उन्हें लॉन्च कर सकती हैं। लेकिन सरकारी स्तर पे केवल एक था हमारे पास सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण केंद्र, अब यहाँ पे दूसरा भी ओपन किया जा रहा है, ताकि क्या होगा, इसरो जल्दी जल्दी अपने मिशन को कंप्लीट कर पाएगा। तो ये बहुत अच्छी योजना है और ये कुलशेखरपट्टनम में खोली जा रही है, जो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया प्रश्न? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के थुथुकोडी जिले के एक तटीय गांव कुलशेखरपट्टनम में भारत के दूसरे अंतरिक्ष बंदरगाह की आधारशिला रखी है। देखिए ये सारे प्रश्न मैंने आपको पढ़ा रखे हैं आई दृष्टि में, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। आई दृष्टि की क्लासेस को बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भारत के पहले और एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं, इस रिसर्च सेंटर में डॉल्फिन के साथ साथ अन्य जलीय जीवों पर भी शोध किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न बनना है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना में भारत के पहले और एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो पटना में खोला गया है, बिल्कुल सही है। और दूसरा, डॉल्फिन के साथ साथ अन्य जलीय जीवों पर भी रिसर्च की जाएगी। अब आपके दिमाग में आएगा सर हमने तो पढ़ा था डॉल्फिन के लिए एक अभ्यारण्य भी भागलपुर में, तो दोस्तों वो अभ्यारण्य है न कि रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो डॉल्फिन को 2009 में हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया और उसी के संरक्षण में आगे चल के 10 वर्षों के बाद प्रोजेक्ट डॉल्फिन को वर्ष 2019 में भारत सरकार ने शुरू किया। उसी के तहत हमारा एक राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर भी ओपन किया गया है। फिर यहाँ पे मुद्रास्फीति को देखते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनी खुदरा हस्तक्षेप रणनीति के हिस्से के रूप में भारत सरकार किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा करती है? तो चावल और गेहूं, इन दोनों को लेकर इसके अंतर्गत आएगी। इस फंड का उपयोग भारत में प्रमुख खाद्य वस्तुओं का बफर स्टॉक बनाने, कीमतें बढ़ने पर रणनीतिक रूप से इन्हें बाजार में जारी करने के लिए किया जाता है। यानी इसको जो PSFS है, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी फंड, इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है?
कि अगर चावल और गेहूं जो कि प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो कि हमारा भारत का हर वर्ग खाता है, स्पेशली मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग, तो अगर जैसे ही इसकी कीमत बढ़ेगी, जैसे ही हम इसकी जो है कि देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है चावल और गेहूं में, तो तुरंत इस कोष से, इस फंड से निकाल कर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि सप्लाई अधिक होने पर क्या होगा, प्राइस डाउन हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा 500 एकड़ में फैला हुआ गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स, इसी नाम से मैंने आपको पढ़ा था, जो उत्तर प्रदेश में खुलेगा, कहाँ लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। जिसमें अगर आप देखोगे तो इन्होंने कानपुर में गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स का अनावरण भी किया, जहाँ पे 2 सेंटर इसके यहाँ पे खोले गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया, तो मैक्सिको को घोषित किया गया है। मैक्सिको की एलिसा डी मद्राओ को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नई अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। और अभी तक आप किसका नाम पढ़ते थे, राजा कुमार का पढ़ते थे, ठीक है, राजा कुमार करके थे ना, तो वो थे, लेकिन अब एक नए अध्यक्ष बन चुके हैं जो कि मैक्सिको के हैं, और क्या नाम है, एलिसा डी मद्राओ, तो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस की खोज किस ग्रह पर खोजी गई है, तो ये मंगल ग्रह पे खोजी गई। यानी कि माउंट एवरेस्ट लगभग 9 किलोमीटर का है, 8,848 मीटर के आसपास है, यानी मान के चलो 9 किलोमीटर ऊंचाई ऊपर तक देखोगे, लेकिन उससे भी बड़ा एक ज्वालामुखी पर्वत खोज लिया गया नोक्टिस, कहाँ पे, मंगल ग्रह पे खोजा गया है। भारत की पहली LNG बस सेवा, लिक्विड नेचुरल गैस बस सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र के मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विड के तौर पे नेचुरल गैस संचालित बस का उद्घाटन किया, जिसे महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित किया गया। और ये पहली LNG बस होगी जो नेचुरल गैस से चलेगी, और कहाँ पे, महाराष्ट्र में चलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगता श्रेणी PWD में किसे नेशनल आइकॉन समिति मतलब कि नामित किया आइकॉन के रूप में, तो शीतल देवी को नामित किया है। शीतल देवी कौन है भैया, पढ़ लेते पूरी जानकारी। 16 मार्च 2024 को भारतीय चुनाव आयोग ने नई दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम में प्रतिष्ठित पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को PW श्रेणी में राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया। पहली चीज कि ये पैरालंपिक्स खेलती हैं, ये पैरा तीरंदाज है, पैरा मतलब विकलांग कोटि में है ये, और ये तीरंदाजी करती हैं, साथ ही साथ इनको अर्जुन पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है, इसलिए इनको बनाया गया है नेशनल आइकन। आगे देखते हैं, केरल सरकार ने भारत के पहले सरकारी स्वामित्व वाले OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस का शुभारंभ किया है। ये केरल सरकार ने किया। OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है, ओवर द टॉप, जहां पर आपको खुली छूट मिल जाती है, आप किसमें जो है कि कोई वर्गल सीन दे सकते हो, कोई गाली कर सकते हो। जनरली आप जितनी भी OTT प्लेटफॉर्म्स की वेब सीरीज देखोगे, उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, कोई रेगुलेशन नहीं होता हमारे प्रसारण बोर्ड का, इस वजह से यहाँ पे इस तरीके के कंटेंट भी प्रेजेंट किए जाते हैं। लेकिन केरल सरकार ने जो OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस शुरू किया है, उसका ऐसा कोई मोटिव नहीं है, बल्कि सी स्पेस का प्रबंधन केरल राज्य फिल्म विकास निगम के द्वारा किया जाएगा, जो कि एक राज्य स्वामित्व वाली कंपनी होगी। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि इस OTT प्लेटफॉर्म को कोई कंट्रोल नहीं करेगा, रेगुलेट नहीं करेगा, तो ये बात गलत है। सी स्पेस को रेगुलेट करने की केरल सरकार खुद तैयार हो चुकी है। आगे बात करेंगे 168 नंबर के प्रश्न में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। यह घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर क्षेत्र में सरकारी जीवाजी वेधशाला में स्थापित की गई है, और यह विश्व की दूसरी वैदिक घड़ी है। तो यहाँ पे देखोगे कि दूसरी नहीं है दोस्तों, ये पहली है। इससे पहले दुनिया में कहीं पर भी कोई भी वैदिक घड़ी नहीं स्टैब्लिश की गई, क्योंकि वैदिक कल्चर की जो मान्यता है, वेदों की पुराणों की जो मान्यता है, वो भारत में सर्वाधिक है। बाकी और अन्य देशों में इस तरीके कोई मान्यता है ही नहीं। तो जब मान्यता ही नहीं है तो वहां के लोग वैदिक घड़ी क्यों स्टैब्लिश करेंगे। भारत में वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया गया, ये दुनिया की पहली घड़ी हो जाएगी, दूसरी नहीं है। तो पहला और दूसरा तो सही है भैया, उज्जैन में स्टैब्लिश किया गया, लेकिन तीसरा वाला गलत था। यह घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिष गणना, भविष्यवाणियों इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। तो ये मान्यता हमारे भारत में है, तो भाई दूसरे देश में नहीं ओपन होगी। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 मार्च 2024 को हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी थी, और इसके माध्यम से वर्ष 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। ये जो पॉलिसी आई थी हाइड्रोजन नीति की 2024 में आई थी, इन्होंने कहा था कि अगले 5 वर्षों में 2028 तक हम प्रति वर्ष 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। तो ये जो है कि आपकी पूरी क्या है, एक नई पॉलिसी का नॉर्म्स रखे गए हैं या टारगेट रखे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ब्रिटेन के
क्रिस ब्राउन प्रशांत महासागर में दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं और पॉइंट नीमो न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं। हालांकि ये पॉइंट तो मुझे भी नहीं पता, कुछ प्रश्न ऐसे रखे गए इसमें कि जो मतलब हमने रेगुलर नहीं पढ़े, हो सकता है और बच्चों ने पढ़े होंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर कि भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया। तो देखिए, ऑपरेशन इंद्रावती आपको याद रखना है। अगर ऑपरेशन गंगा ऑप्शन में आ रहा है तो ये आपके यूक्रेन से निकालने के लिए तैयार किया गया था। जब यूक्रेन पर रसिया ने वॉर किया था तो यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। लेकिन हैती में जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, हैती कहाँ पे दोस्तों, कैरिबियन सागर के अंतर्गत आता है। जो आप देखोगे अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है या फिर नॉर्थ अमेरिका मैक्सिको के, अगर आप ईस्टर्न साइड में देखोगे अटलांटिक ओशन में, तो वहां पे आपको हैती देखने को मिलेगा, जमैका देखने को मिलेगा और पोर्टोरिको देखने को मिलेगा। ये सब छोटे छोटे देश मिलेंगे, क्यूबा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हैती में जो आंतरिक गृह युद्ध हो रहा था, इस वजह से भारतीय लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया था। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल लॉन्च किया है। तो सखी ऐप लॉन्च किया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में थुम्बा में इसरो की सुविधा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से एक बहुउद्देशीय ऐप यानी सखी स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरैक्शन विकसित किया गया, जिसके माध्यम से जो क्रू मॉडल भेजा जाएगा उससे हम इंटरैक्शन कर पाएंगे। आगे देखते हैं नागरिकता संशोधन विधेयक जो 2024 में आया था, जिसको हम लोग CAA बोलते हैं इन शॉर्ट करके। CAA का मतलब क्या हो जाएगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसको बोलते हैं। गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन को सक्षम बनाएगा। तो ये बात सही है कि यहाँ पे इसे लागू कर दिया गया अधिनियम के माध्यम से। और यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता का पात्र बनाने का प्रावधान करता है। तो देखा जाए 3 मुस्लिम कंट्री जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तीनों मुस्लिम कंट्री से गैर मुस्लिम लोग जो कि अल्पसंख्यक के रूप में रहते थे इन देशों में, जिसमें 6 कैटेगरी शामिल की गई, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन 6 कैटेगरी के लोगों को भारत में नागरिकता दे दी गई है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे इस स्टेटमेंट के तहत क्या बात रखी गई है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम इन 3 देशों से भारत आए थे, वे CA के तहत नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हैं। कहने का मतलब हो गया, इन्होंने सीधी भाषा में कह दी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी लोग जो कि मुस्लिम नहीं होंगे, गैर मुस्लिम होंगे, 6 बिरादरी के लोग होंगे, 6 धर्म के लोग होंगे, तो अगर ये भारत में आ चुके हैं तो ये भारत की नागरिकता प्राप्त करने के हकदार हो चुके हैं। इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के स्वायत्त आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। और ये जो 4 राज्य हैं, ये आपको याद होना चाहिए कि 6ठी अनुसूची के तहत आते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। यह उन क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा जहाँ पे इनर लाइन परमिट लागू है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जो कि गैर मुस्लिम है और 31 दिसंबर 2014 से पहले भी आ गया है, तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट उसके चेक किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों पे ऐसा डाउट है कि ये लोग म्यांमार से आए होंगे, चीन से आए होंगे, बांग्लादेश से आए होंगे, तो ये ऐसे शरणार्थी के रूप में भारत में घुसे होंगे जो भारत में आगे चल के किसी भी एक बुरे अंजाम को दे सकते हैं। तो इस वजह से जो है कि इनके ऊपर ये नियम नहीं लगाए गए हैं। आगे बात करेंगे त्रिनेत्र 2.0 किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये किससे संबंधित है त्रिनेत्र? ये आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च किया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 को राज्य में अपराध की रोकथाम और जांच में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा के पास जमीनी अभियान का समर्थन करने के उद्देश्य से राजस्थान के किस शहर में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को अपना पहला स्क्वाड्रन तैयार किया है। तो ये जोधपुर में हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया। तो पोखरा आपके नेपाल में स्थित है, तो ये नेपाल हो जाएगा। नेपाली सरकार ने पोखरा को हिमालयी राष्ट्र की प्रमुख पर्यटन राजधानी घोषित किया है। यहाँ औपचारिक घोषणा बराही घाट पर एक विशेष सभा के बीच हुई थी और लुभावनी फेवा झील के शांत तटों की शोभा बढ़ाता है। यानी कि जो पोखरा है ये वहाँ पे एक फेवा झील है, उसी के आसपास क्षेत्रों में स्थित है। नेक्स्ट है आपका
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और वर्ष 2024 की थीम उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, अर्थात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज किया जा रहा है इसमें। तो यहाँ पे दूसरा सही है, पहला वाला गलत है, क्योंकि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। पहला उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 1983 को मनाया गया था। अब आपको ये बताना है कि हमारे नेशनल लेवल पे जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है वो दिसंबर में तो होता है, लेकिन दिसंबर की किस तारीख को होता है ये आपको बताना है। मैं एक और हिंट देता हूँ कि ये 22 तारीख से लेकर 28 दिसंबर के बीच में होता है। तो इतना हिंट मैंने दे दिया। अब आप लोग कॉमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई जरूर करें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आगे देखते हैं यहाँ पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने किस नाम से पशु कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय पहल को लॉन्च किया? तो वन तारा के नाम से किया है। अनंत अंबानी के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य रहेगा पशु कल्याण पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पैदा करना। वन तारा, जंगल का सितारा जिसे कहता है, का केंद्र गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरीज कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के भीतर 3000 एकड़ के विशाल अभ्यारण्य में स्थित है। तो ये कहाँ पे ओपन किया गया? गुजरात के जामनगर में। जब अनंत अंबानी जी की शादी हो रही थी राधिका मर्चेंट से, तो इन्होंने इसी दौरान इसका भी उद्घाटन किया कि मैं वनतारा भी खोलूंगा क्योंकि मैं पशु प्रेमी हूं और मैं पशुओं की रक्षा वगैरह देखभाल करूंगा। तो इस मामले में इन्होंने वनतारा को ओपन किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर को 2024 के यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है और वे इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुने जाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के और बिहार के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो ये बिहार स्पेशल के लिए भी ध्यान रखना ये वाला स्टेटमेंट, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। वर्ष 2016 में शरद सागर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा युवा नेताओं की एक विशेष सभा के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किए जाने वाले एकमात्र भारतीय भी बने थे। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसे हम लोग कह सकते हैं TSAT-AI, मतलब 1A किसने लॉन्च किया था? तो ये आपका टाटा समूह ने लॉन्च किया था। ये पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जो कि टाटा कंपनी ने लॉन्च किया था। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, चर्चा में रहा अफाल ट्रैंगल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अफाल ट्रायंगल का संबंध किस महाद्वीप से स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। भूवैज्ञानिक निष्कर्षों के अनुसार अफ्रीका के अफाल ट्रायंगल में आगामी 5 से 10 मिलियन वर्षों में एक नए महासागर की उत्पत्ति हो सकती है, ऐसा ये माना जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि भारत ने 2022 में हस्ताक्षरित $375 मिलियन के नए सौदे के तहत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइलें सौंपी थी। बिल्कुल, और ये सुपर क्रूज मिसाइल सौंपने वाला यानी कि जो भी विदेशी देशों को हमने दिया तो फिलीपींस पहला देश हो जाएगा। तो क्या ये बात सही है कि नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, वियतनाम मत लगा देना, फिलीपींस ही सही होगा। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और यह मैक 2.8 की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल के रूप में जानी जाती है। तो दोनों ही सही है। ब्रह्मोस एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे स्थल, वायु, समुद्र में बहुत क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ लॉन्च किया गया है? तो रोमानिया में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और यह लेजर स्वास्थ्य क्षेत्र के से लेकर अंतरिक्ष तक हर चीज में क्रांतिकारी प्रगति का वादा करता है। ये एक ऐसा लेजर डेवलप किया जा रहा है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की पहली महिला कुलपति के रूप में नामित किया गया, यह भी सही है। और AMU की स्थापना वर्ष 1875 में सर सैयद अहमद खां जी ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी, यह भी सही है। आगे चल के 1920 में इसका नामकरण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से कर दिया गया था। तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही है। हालांकि ये जो कार्यभार ग्रहण करेंगी उस तारीख से लेकर 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर जो भी पहले समाप्त हो जाएगा उस समय तक ये कुलपति नियुक्त रहेंगी, उसके बाद इनका पद रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, पद निवृत्त हो जाएंगी। तो ये भी मैंने बता रखा है। ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? तो बाल्को हो गई। छत्तीसगढ़ स्थित वेदांता एल्यूमिनियम की इकाई भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग बाल्को कहते हैं, इसने एल्यूमिनियम स्टीवरशिप इनिशिएटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स सर्टिफिकेशन V3 हासिल कर लिया है और इस तरीके की भारत की पहली कंपनी हो चुकी है जो ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो सारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारा। यहाँ पे आप पढ़ोगे
कि WHO ने मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप सारा को लॉन्च किया है और सारा स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट AI का यूज भी करती है। ज़्यादा देर नहीं दोस्तों, बस थोड़ी देर और रुकिए। हम लोग आज कम से कम 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर दें, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है। मुझे पता है कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ काम होंगे अगर आप घर आए हुए हैं। फिलहाल तो मैं घर आ गया हूं दोस्तों, तो थोड़ा मुझे भी बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े होते हैं। दिवाली पे बहुत सारे साफ़ सफाई के अभियान चलते हैं, हम लोग स्वच्छ भारत अभियान चलता है, तो बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए लंबी क्लास आज नहीं हो पाएगी, लेकिन रेगुलर क्लास रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस रहेगा। कल भी मैं आपको ये क्लास प्रोवाइड करूंगा। ऐसा नहीं है कि कल दिवाली है तो हम कोई छुट्टी देंगे, कल भी करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। कोशिश ये करूंगा कि आज शाम को आपको RO की टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दूं। काफी देर हो चुका है, लेकिन अब आज शुरू कर दूं मैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार विश्व में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा हुआ? तो भाई भारत हो गया। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा 2022 में परीक्षण आंकड़ों के अनुसार भारत डोप अपराधियों के उच्चतम प्रतिशत वाले देशों में पहले स्थान पे है। क्योंकि डोपिंग क्या होता है? एक टेस्ट होता है जिसमें यह देखा जाए कि जो एथलीट होते हैं, अगर उन्होंने किसी प्रकार का ड्रग्स लिया है अपनी प्रतियोगिता से पहले, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी क्या होती है? बहुत तेज एक्टिव हो जाती है, बहुत इम्यूनिटी से फुल हो जाती है, जिससे वो कोई भी प्रतिस्पर्धा को आसानी से जीत सकते हैं, जो कि चीटिंग मानी जाती है। और इस मामले में भारत में सबसे अधिक ये लोग करते हैं। भारत के जो प्रतिभागी होते हैं वो सबसे अधिक पकड़े जाते हैं। हालांकि आपने सुना होगा जो कॉमनवेल्थ 2010 में हुआ था रानी यादव जी का, ठीक है, उनके ऊपर भी वाडा का टेस्ट लगा हुआ था, डोपिंग टेस्ट, तो वो भी जो है कि 2 से 3 साल के लिए प्रतिबंधित हो गई थी। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा पर्सनली अच्छे से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बस एक हमारे जो कोच होते हैं उनको ये पता होता है पूरी चीज़ें कि हमें खाने के मेन्यू में क्या मिलेगा। तो कोच ने इन्हें कोई अपडेट नहीं दी थी और इस वजह से उनका भी नाम आ गया था। वो कोई और नहीं, वो मेरी सिस्टर हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है उनके बारे में। आगे बात करेंगे हम लोग 188 में मध्य प्रदेश केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में अग्रणी राज्य बना मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को। और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक बाजार आधारित पहल है जो व्यक्तियों, कंपनियों, समुदायों और निजी क्षेत्र के उद्योगों के स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कंपनियों को अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन और पेड़ लगाने जैसी पर्यावरणीय अनुकूल गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 13 अक्टूबर 2023 को इस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं, हिमालय के ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की निगरानी के लिए किस राज्य सरकार ने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया? तो उत्तराखंड ने इसका गठन किया है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के संदर्भ में हम बात करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े, अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की बात कर रहे हैं, तो अडानी समूह ने गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किया और जिसमें मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए 45 गीगावाट की विशाल क्षमता है। सोचो दोस्तों, मेगावाट नहीं, 45 गीगावाट है, तो जाहिर सी बात है दुनिया का सबसे बड़ा ये नवीकरणीय ऊर्जा पार्क हो गया। तो ये दोनों ही बातें सही है। हालांकि खावड़ा क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ गुजरात का एक दूर दराज का इलाका भी है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स का निधन हो गया। ये किसके आविष्कारक थे? तो मैंने आपको बताया भी था कि गॉड पार्टिकल कह सकते हो या हिग्स बोसान के कण भी कह सकते हो, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। टर्निंग 18 और आप एक हैं, टर्निंग 18 और आप एक हैं, ये जो अभियान है इसका संबंध किससे संबंधित है? ये भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी आगामी लोकसभा चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए युवा और शहरी मतदाताओं को शामिल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टर्निंग 18 यानी कि आप 18 साल के अगर ऊपर हो चुके हो तो अपना मतदान जरूर दीजिए और आप एक हैं जैसे अनूठे अभियान शुरू किए। नेक्स्ट हम देखते हैं 193 में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने धर्मशाला में भारत की पहली हाइब्रिड पिच का स्थापना की। बिल्कुल सही है। और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इसके लिए ऑस्ट्रेलिया स्थित कंपनी SIS ग्रास के साथ साझेदारी की थी। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, केवल आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? केवल पहला, क्योंकि इन्होंने नीदरलैंड की स्थित एक कंपनी थी SIS ग्रास के साथ साझेदारी की थी। तो ये जो कंपनी है SIS, ये ऑस्ट्रेलिया की नहीं बल्कि नीदरलैंड की है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं USA के प्रतिष्ठित जॉन L जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसरो को किया गया है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण के संदर्भ में इसका आयोजन 22 से 25 अप्रैल 2024 के मध्य फ्रांस में किया गया और 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस का विषय लोगों को
लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा का नया स्वरूप देना था। तो यहाँ पे ये केवल दूसरा वाला सही होगा, क्योंकि पहला वाला गलत है, क्योंकि इसका जो 26वें संस्करण का आयोजन था दोस्तों, वो नीदरलैंड के रॉटरडम में किया गया था, न कि फ्रांस में किया गया था। तो इसी वजह से ये गलत है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में इसे 7वें बंदरगाह परिचालन अधिकार को हासिल किया? तो भैया 7वें बंदरगाह आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पे, म्यांमार में स्थित है। 7वें कालादान मल्टी मॉडल मैंने कई बार आपको बताया है, जब जीएस के मैंने नोट्स पढ़ाए हैं तब। तो यहाँ पे देखोगे म्यांमार के रखाइन प्रांत में कालादान नदी, देखो कालादान नदी पर 7वें बंदरगाह के पूरे संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही साथ इस प्रकार म्यांमार का 7वें बंदरगाह ईरान के चाबहार के बाद इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को दुनिया का पहला, या यूँ कहें कि विश्व में जो विदेशी स्तर पे जो पहला पोर्ट मिला जो अधिकार करने के लिए, तो वो था आपका बेहेस्ती। कहाँ पे? चाबहार पोर्ट का एक हिस्सा था, वो मिला था। दूसरे नंबर पे 7वें मिल गया बंदरगाह, जो कि भारत पूरी तरीके से अधिकार में आ चुका है। तो इस तरीके से 2 अभी तक आ चुके हैं। आगे बात करेंगे, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नई मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया, और वैक्सीन WHO के द्वारा अनुशंसित भी थी, यानी कि उसको प्री क्वालिफाइड भी कर दिया गया। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। हालांकि 2030 तक मेनिंजाइटिस को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य भी WHO ने रखा है। हाल ही में चर्चा की विषय की रही पुस्तक द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, इसके लेखक कौन थे? सैम पित्रोदा साहब थे। सैम पित्रोदा ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित चुनौतियों का विश्लेषण किया कि भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र है, इन दोनों ही लोकतंत्र में क्या क्या संभावना देखने को मिल रही है, क्या इसके विकास होने की संभावना है, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं कि एक तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र है। तो यहीं से हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि अगर लोकतंत्र का देश अगर बहुत बड़ा है तो उसमें कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, और जो देश लोकतंत्र की नींव सबसे पहले रखता है उसने अब तक 200 सालों में लगभग कितना विकास किया है, कितनी क्या क्या चुनौतियों को झेला है। तो इस पे एक अध्ययन करते हुए द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा ने लिखी। बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़िएगा एक बार जरूर। आप लोग कोको FM पे भी देख सकते हो इस पुस्तक को, या फिर इजीली मार्केट में आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी पुस्तक है ये। निम्नलिखित कथनों पे बात करेंगे। त्रिपुरा में बसे ब्रू प्रवासियों ने 26 अप्रैल 2024 को पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया था, ये बात पूछा जा रहा है। फिर ब्रू या रेयांग समुदाय पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी जो मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 14। तो सामान्यतः जो राइट टू लाइफ होता है ना, राइट टू लाइफ यानी जीवन के अधिकार, उस आर्टिकल 21 में बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं, बहुत सारे, जैसे नींद का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, खुले आकाश का अधिकार और स्पीडी जस्टिस, त्वरित न्याय का अधिकार, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने इसमें भी रख दिया है। यहां पर अगर आप इसकी व्याख्या पढ़ोगे कि 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार की मान्यता देते हुए कहा कि यह जीवन और समानता के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है, जो भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में मान्यता दी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2047। भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक हम अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 8000 मेगावाट से अधिक के मौजूदा स्तर से बढ़ा के 1 लाख मेगावाट तक करना है हमें 2047 तक। यानी लगभग देखा है तो अभी भी लगभग 23 से 24 साल का समय हमारे पास है। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी जो जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त की गई थी? तो वो हो जाएंगी आपकी बिल्किस मीर। ये आपका आज का आखिरी प्रश्न हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। 202 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए, 993 MCQs हैं। आपको लगेगा सर इस तरीके से तो बहुत लंबे समय चले जाएंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। दिवाली तक जो है कि जो भी 1-2 दिन की व्यस्तता है तो मैं छोटी छोटी वीडियोस ला रहा हूँ ताकि आधे घंटे में 40 मिनट में आपको लगभग 60-65 प्रश्न देखने को मिल जाए। और वैसे
वैसे भी ये पूरे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, एक साथ अगर आपको 200-250 क्वेश्चन करा दूंगा तो शायद डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्या होता है ना, जीएस होता है मैक्सिमम, वहां पे करंट अफेयर्स कम देखने को मिलता है, तो आप उसे डाइजेस्ट कर ले जाते हो क्योंकि आपने वो चीजें पढ़ी होती हैं, इसलिए वहां पे 150 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं होता है, वहां पे हर एक क्वेश्चन हर एक जगह से अलग अलग फैक्ट होता है, तो ब्रेन को ब्रेन आउट होने से बढ़िया है कि आप धीरे धीरे जो है कि कवर करिए, लेकिन पूरी चीजें कवर करिए। और बेहतर होगा अगर आप मेरी आई दृष्टि और घटनासार की क्लास पढ़ चुके होंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देख चुके होंगे, या फिर आपने उसकी पीडीएफ को परचेस किया होगा, पढ़ा होगा, तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को कर रहे होंगे तो और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।